बताइएगा तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ठीक है, अशोक स्तंभ हो जाएगा। आपको बताना है कीवी कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? न्यूजीलैंड का। सदर्न क्रॉस बताइए कहाँ का है? न्यूजीलैंड का ही है। सदर्न कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न, ये तीनों जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह। आगे बताना है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके का गुलाब का फूल हो जाएगा। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल होगा। आपको बताना है शेर कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह? नीदरलैंड का शेर हो जाएगा, सही है। और यूएसए का बताइएगा तो यूएसए का हो जाएगा गोल्डन रॉड हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है रूस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बिल्कुल सही है, डबल हेडेड ईगल हो जाएगा, रूस का हो जाएगा, सही है। इटली का बताइएगा। इटली का सफेद लिली और फ्रांस का लिली हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गुलदाउदी हो जाएगा, सही है। आगे बताना है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट हो जाएगा डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह, सही है। आगे बताना है आपको ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह। बिल्कुल सही है, ईरान और यूके यानी ब्रिटेन की बात करते हैं। ईरान और ब्रिटेन जो हो जाएगा दोनों का प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल है, सही है। आगे आपको बताना है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वाटर लिली हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह। आगे ही बैठिए ना, आगे बैठिए बैठिए। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ हो जाएगा, यानी मैपल लीफ कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा, सही है। आगे बताना है भारत एवं चीन के बीच जो है कौन सी रेखा लेते हैं? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो है सीमा का निर्धारण करता है, सही है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1914 में किया गया था। आपको बताना है हिंडनबर्ग जो है रेखा किस किस देश में? हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच है, सही है। आपको आगे बताना है 38वीं समानांतर रेखा किसकी तरफ है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य जो है 38वीं समानांतर रेखा। और 49वीं समानांतर रेखा किस देश के मध्य? तो यूएसए और कनाडा हो जाएगा, सही है। आगे बताना मैगिनॉट रेखा किस किस देश का? तो मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। मैगिनॉट कहाँ होगा? जर्मनी और फ्रांस। और मेन रहीम रेखा एक पूछता है रूस और फिनलैंड के मध्य जो हो जाएगा मेन रहीम रेखा हो जाएगा, सही है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा बताइए कहाँ है? डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, सही है। और डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1896 में किया गया था। जो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था। देखिए इसवी बुक में देता है 96, लेकिन लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहा है 94 तक ही रहा है, ठीक है। 86 से लेकर 94 तक ही रहा है, इसलिए जान लीजिए इसका सही क्रम क्या होगा? 1893 सही होगा कि जो है हिंडनबर्ग। ये क्या बताए थे अभी? डुरंड रेखा 1893 सही होगा, 1893 होगा। इसमें दिया हुआ 96, लेकिन 1893 क्योंकि 1888 से लेकर 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन रहे हैं। तो जब ये 94 तक रहा है तो लैंसडाउन के द्वारा निर्धारित कैसे होगा? 93 सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आपको बताना है हिंडनबर्ग रेखा बताइएगा किस किस देश के बीच मध्य? जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है, सही है। आगे बताना झुकी हुई मीनार जो है ये किस देश में है? पीसा, जो कि कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। स्थान पीसा है, जगह देश जो है इटली हो जाएगा, सही है। आगे बताना पार्थनान किस देश में है? हम जानते हैं पार्थनान जो है यूनान देश पड़ता है, एथेंस जगह है, ठीक है। आगे आपको बताना है ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी बोले तो किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइएगा। कैनबरा हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको न्यूयॉर्क, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, सही है। और स्टैच्यू ऑफ पीस बताइए कहाँ है?
ठीक है। स्टेच्यू ऑफ पीस रामानुजन की जो है, नहीं एक मिनट, स्टेच्यू ऑफ पीस किसका है ये मूर्ति? कोई जो है ये कोई मतलब राम साधु ही है कोई। स्टेच्यू ऑफ पीस की बात कर, रामानुजाचार्य को सही तो है स्टेच्यू ऑफ पीस। अच्छा ठीक है, नहीं स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी ये रामानुजाचार्य वाला था, जो महान गणितज्ञ जो थे, ठीक है ठीक। और इनके गणितज्ञ के साथ साथ कुछ और थे ये रामानुजाचार्य, कोई गुरु थे या पता नहीं क्या है, कोई संत उंत में भी कुछ आते हैं। तो स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी ये हैदराबाद हो जाएगा, ये रामानुजाचार्य वाला। और स्टेच्यू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की कौन सा जगह पे है थोड़ा बताइएगा तो। स्टेच्यू ऑफ पीस आगे तब तक बताइएगा। पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में। मिस्र में। और पवन चक्की की भूमि जो है किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना है, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, तो आइसो हेलाइन कहा जाता है। हिंदी नहीं बोलना है, समलवनीय नहीं बोलना है। तमिलनाडु, उत्तर तमिलनाडु में पड़ता है। स्टेच्यू ऑफ पीस हैदराबाद में पड़ता है। गलत है वो, सॉरी राजस्थान पड़ता है। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद पड़ता है, तो तमिलनाडु कैसे होगा? आगे आपको बताना है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा वाले, तो इसे जो है आइसो हाइट कहा जाता है। सही है। हाँ, आइसो हाइट्स यानी समवर्षा दर्शक रूप बोला जाता है। आगे आपको बताना है, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, तो आइसोप्लेट हो जाएगा। तत्व का मान बराबर आइसोप्लेट हो जाएगा। सही है। और आगे बताना है, समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को आइसोबार बोला जाता है। आइसोबार्स बोला जाता है। सही है। और आगे बताना है आपको, समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को तो समबाथ ने आइसोबाथ हो जाएगा। समान गहराई रेखाओं को मिलाने में आइसोबाथ हो जाएगा। सही है। और समान ऊंचाई वाली रेखा को आइसोहाइप्स हो जाएगा। समान ऊंचाई वाली रेखा को आइसोहाइप्स हो जाएगा। सही है। अगर आगे बताना है, समान धूप वाले स्थान को आइसोहेल हो जाएगा। देखिए, समान धूप वाला, समान ताप वाला बोलेंगे तो आइसोथर्म हो जाएगा। ठीक है। धूप वाला आइसोहेल हो जाएगा। ताप वाला की यदि बात करते हैं आइसोथर्म हो जाएगा। इसके साथ गहराई की यदि बात करें, समान गहराई का, तो आइसोबाथ्स हो जाएगा। समान दबाव वाले की यदि हम बात करें तो आइसोबार्स हो जाएगा। और अगर समान ऊंचाई की यदि बात करें तो आइसोहाइप्स हो जाएगा। आइसोहाइप्स हो जाएगा। सही है। और समान लवण वाले की यदि बात करें तो आइसोहेलाइन हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? कुरुगर नेशनल पार्क जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। सही है। आगे बताना, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? हिंदी सिकंदर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 में हुआ था। 3 दूना 6 यानी 326 BC में ईसा पूर्व में हुआ था। स्टेच्यू ऑफ पीस जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा है। स्टेच्यू ऑफ पीस पाली। ठीक है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज। और आगे स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद। ये किनका है? ये रामानुजाचार्य का है ना। सही है। सही है ये। ठीक है। अब कोई बात नहीं है, ऑप्शन सुन लिया है ना, ऑप्शन देखिएगा, आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है। विजय वल्लभ। आगे आपको बताना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा क्या कहा गया था? भारत की। ठीक है। संविधान की आत्मा, न कि भारत की आत्मा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा। एक मिनट, फोन भी तो नहीं है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुल कितने प्रकार का रिट जारी किया जाता है? 5 प्रकार का। जिस रिट में जो है कौन कौन सी रिट होती है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण की यदि हम बात करते हैं। ठीक है। हाँ। दूसरा परमादेश होता है। तीसरा प्रतिषेध लेख हो जाता है। और चौथा की यदि हम बात करते हैं उत्प्रेषण हो जाता है। और 5वां अधिकार परीक्षा हो जाता है। और उत्प्रेषण को अन्य किस नाम से जानते हैं?
अधिकार पोस्टमार्टम करके कुछ कहा जाता है, सुरक्षा का जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेषण को। ठीक है, सबको हम बता देते हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि जो यदि मतलब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी व्यक्ति को यदि बंदी बनाया गया है, उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के द्वारा तहत जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत जो उस व्यक्ति को छुड़वाने का काम करता है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। यानी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को यदि बंदी बना लिया गया उस स्थिति में। दूसरा चीज होता है परमादेश। और परमादेश क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर वो तो देखिए, वो हम क्या बता रहे हैं, वो तो रीट उस स्थिति में है, वो 24 घंटे के अंदर यदि किसी न किसी उसे न्यायालय में पेश करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 प्रदान करता है, अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। और अपने मनपसंद के वकील से सहायता लेने का अधिकार ये अनुच्छेद 20 के 3 के तहत आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, इसी में यानी अनुच्छेद 20 में भी 3 अनुच्छेद है और अनुच्छेद 22 में भी 3 है, जो कि ये गिरफ्तारी से और जो है गिरफ्तारी से निरोध की यदि बात करते तो वो होता है अनुच्छेद 22 के तहत। और जो है यानी दोष सिद्धि का अधिकार जो होता है, दोष सिद्धि का यानी कोई क्राइम किया उसको सिद्ध करने का, वो आर्टिकल 20 के तहत होता है। आगे परमादेश की यदि हम बात करते हैं तो परमादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब कोई स्थिति में कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है सही से, उस स्थिति में कौन सा रीट जारी किया जाता है? परमादेश रीट जारी किया जाता है। और अगला होता है प्रतिषेध लेख। और प्रतिषेध लेख जो है किस स्थिति में जारी किया जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जो है निम्न जितने भी नीचे के न्यायालय हैं, यानी निम्न न्यायालयों को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है प्रतिषेध लेख जो है। ये किसके लिए जारी होता है? तो ये न्यायालयों के लिए जारी होता है। यानी न्यायालय में यदि कोई भी मामला यदि करने का मतलब लंबित है या कुछ भी है, उस स्थिति में कार्रवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। आगे है उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण में क्या होता है? इसके द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होते हैं को यह निर्देश दिया जाता है कि आपके पास लंबित मुकदमाओं के लिए जो है न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। अगर कोई भी न्यायालय कोई भी मुकदमा है अगर बहुत लंबे दिनों से चल रहा है, अगर आपसे नहीं संभव होता है, नहीं संभल पा रहा है, तो उसे आप ऊपरी न्यायालय को इसे भेजने का काम करिए। यानी कि अगर आपसे नहीं पॉसिबल है तो आप दूसरे न्यायालय को, अपने ऊपर के न्यायालय को भेज दें। ये होता है उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण में फायदा होता है किसको? जो दोषी रहता है उसको भी, और जो मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, नहीं कहा, हाँ दोषी निर्दोषी वो अलग बात होता है, उसे केस के भाषा में कुछ और बोला जाता है। ठीक है, हाँ मुदई और मुदालय होता है। ठीक है, मुदई और मुदालत कहने का होता है। इसमें क्या होता है? मुदई को भी फायदा होता है और मुदालय को भी होता है। उत्प्रेषण में क्या होता है? क्योंकि लोग चाहता है कि जल्दी से जो है इस मामला को यदि लंबित है तो जल्दी से जल्दी ऊपरी न्यायालय में जाए ताकि हम वहां से बच सके। जो जिसपे जो क्राइम किया वो सोचता है हम जल्दी से ऊपरी न्यायालय में जाएगा, वहां से हम सजा से बच सके। और जो केस किए हुए रहता है वो सोचता है कि जल्दी से कार्रवाई हो, इसके लिए ऊपरी न्यायालय में जाए। तो उत्प्रेषण जो है ये दोनों के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, आगे अधिकार परीक्षा है। और अधिकार परीक्षा क्या होता है? तो ये पूछता है कि आपका क्या अधिकार है, यानी किसी व्यक्ति को अधिकार को बताने का काम करता है। हाँ, कोई काम करने लगे तो किस अधिकार से आपने, जैसे कि अगर कोई न्यायालय में कोई सजा दे दिया या पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब का यदि मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस स्थिति में कोर्ट यानी कहने का मतलब न्यायालय इस बात को पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को मतलब टॉर्चर किया या जो भी हो। तो ये अधिकार परीक्षा होता है, जो क्यू वारंटो बोला जाता है इंग्लिश में, इसे क्यू वारंटो। आगे आपको बताना है लोकसभा का प्रथम कार्यकाल उस दिन भी बताया था, बताइएगा तो 52 से 57, जो कि 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम कार्यकाल था लोकसभा का। ठीक है, आगे आपको बताना है राज्य की महाधिवक्ता जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है 165 हो जाएगा, सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। यानी राज्यपाल के द्वारा जो भी कार्य को सौंपा जाता है उस काम को जो है महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। क्या हुआ? 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 214 में क्या है? में ये उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन 214 के तहत है। और 214 के बाद यदि 233 आ रहा है तो सीधा सीधा
ठीक है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, वो 214 हो जाएगा। 215 में क्या है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। और 216 में क्या है, तो उच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा। ये तीनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा, 214, 215, 216। ठीक है, 14 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, 15 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय और 16 उच्च न्यायालय का गठन। इसी तरह से अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है, सुप्रीम कोर्ट का 124 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 129 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129 में हो जाता है। ठीक है, आगे इसी तरह से बताना है आपको, अगर कोई सदस्य जो है सदन में कितने दिन तक बिना अनुमति का उपस्थित रह सकता है, 60 दिन तक जो है बिना अनुमति का उपस्थित रह सकता है। ठीक है, और यह अनुच्छेद यानी अगर जो है यदि नहीं सूचना देता है, उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, जो आर्टिकल 101 के तहत है, 101 के 4 के तहत होता है कि कोई सदस्य यदि 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है संसद से, यानी सदन से अनुपस्थित रहता है, उस स्थिति में उसे जो है संसद से सदस्यता खत्म भी हो सकती है, जो आर्टिकल 101 के 4 के तहत। आगे आपको बताना, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से की गई है, गलत हो गया, 1976 से हो जाएगा, 1976 से हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है कि जो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है और अयोग्य किया जाता है। इसके तहत जो है व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को यदि मतलब क्राइम यानी कि दोषी ठहराया गया है, वह व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। और उससे जो है जनप्रतिनिधि कहने का तो उससे सदस्यता जो है यानी 2 वर्ष के लिए समाप्त किया जा सकता है। आगे आपको बताना है, संसद में कार्य जो है किस किस भाषा में किया जा सकता है, हिंदी या फिर अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी 2 लैंग्वेज की बात है संसद में कार्य के लिए, जो अनुच्छेद 348 के अधीन आता है। आगे आपको बताना है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी का नियुक्ति होता है। आगे आपको बताना है, महान्यायवादी का जो है वोट देने का अधिकार है या नहीं, यानी संसद में जब मत बराबर होता है उस स्थिति में वोट नहीं दे सकता है, और वह सिर्फ और सिर्फ बोलने का अधिकार होता है। और नहीं देने का अधिकार जो होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 88 के तहत होता है, सही है। आगे आपको बताना है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य भी करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक कार्य कर सकता है। आगे आपको बताना है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, 148 से लेके 151 तक होगा। आपको बताना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है कार्य अवधि यानी पद अवधि कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है, 6-65, ठीक है। आगे बताना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, सही है। और अगर इसे हटाने की यदि बात हो तो उस स्थिति में संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद हटाया जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो है यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके समान होता है, ये बताना, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है, नहीं सीधे न्यायाधीश। आगे बताना है आपको, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, एक लाइन में क्वेश्चन होता है, तो सार्वजनिक धन का संरक्षक जो होता है कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कैग यानी CAG। आगे आपको बताना है, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 66 और आकस्मिक 267 हो जाएगा, ठीक है, 267 आकस्मिक हो जाएगा। आगे आपको बताना है, आकस्मिक निधि जो ये कब गठित किया गया था, 1950 हो जाएगा, यानी जो है यह निधि जो है भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के तहत जो है गठित किया गया था। और यह निधि जो है कार्यपालिका के व्यवधान होता है यानी व्यवधान होती है।
आगे आपको बताना है संविधान संशोधन बताना है कि संविधान संशोधन कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार के, एक तो साधारण विधि द्वारा यानी साधारण बहुमत के द्वारा, अगला दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा की बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के आधार पे। यानी संविधान संशोधन कितने प्रकार से? 3। पहला साधारण विधेयक, दूसरा यानी साधारण विधि द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा की बात करते हैं तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ जो है राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के आधार पर। आगे बताना है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है या नहीं, या किस सदन में पेश हो सकता है ये बताना हो सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही करना है या फिर ऐसा नहीं कि राज्यसभा में है। जिस तरह से धन विधेयक जो है सिर्फ और सिर्फ किस सभा में होता है? तो लोकसभा में होता है। सही है। आगे आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितना है? 34 हो जाएगा, यानी 33 + 1 हो जाएगा, 33 + 1 हो जाएगा। आगे आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल न्यायाधीशों की व्यवस्था जो है मूल संविधान में कितना किया गया था, यानी मूलतः कितना था? स्टार्टिंग में 8 था। 8, ठीक है। यानी कि जो है संविधान मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल 8 जो है न्यायाधीश थे। कब? तो मूल संविधान यानी मूलतः 8 थे, और 8 से बढ़ाकर जो है बाद में जो है 1956 के दौरान जो है इसे 11 कर दिया गया था। 8 से बढ़ाकर 11 कब किया गया? 1956 में किया गया, और इसके बाद जो है 1960 में फिर 11 से बढ़ाकर जो है 14 कर दिया गया था। 11 से बढ़ाकर 14 कब किया? 1960 में। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले 8 था, 56 में बढ़ा के 11 किया, 4 साल बाद फिर जो है 14 कर दिया यानी 60 में, और फिर से इसे जो है 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया 86 में। 14 से बढ़ाकर जो है 1 मिनट रुकेगा, 14 से बढ़ाकर जो है 78 में इसे 18 कर दिया गया। हाँ, 78 में 18, ऐसे ध्यान रखिएगा, 78 में 18 यानी 14 से 18 कब किया गया था? 1978 में। और फिर आगे चल के जो है 86 में इसे 26 कर दिया गया, और 1986 में 26, फिर 2009 में 31, और वर्तमान में फिर जो है 2019 के तहत जो है 34 कर दिया गया है। ठीक है, 2019 के तहत। हाँ, 2019 के तहत 34। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, मूलतः कितना था? 8 था। 8 से बढ़ाकर 11 कब किया गया? 56 में। 11 से बढ़ाकर 14 कब किया गया? 60 में। और फिर 14 से बढ़ाकर 18 कब कर दिया गया? 78 में। 18 बता रहे थे, 18 और फिर 18 से बढ़ाकर जो है 86 में 18 से बढ़ाकर कितना? 26 किया गया, जो कि कब? 86। देखिए ध्यान से, 26 86 यानी 6 मिल रहा है ना। 18 78 26 86, और फिर 26 से बढ़ाकर 31 किया गया 2009 में, और 31 से बढ़ाकर 34 किया गया 2019 में। ध्यान में रहेगा। अब कुछ नहीं, आसान हो गया बहुत। देखिए ना, स्टार्टिंग में पता है 8 से 11 56 में, फिर 60 में 11 से बढ़ाकर 14, फिर 14 से बढ़ाकर 18 78 में, फिर 18 से बढ़ाकर 26 76 में, 86 में, और फिर जो है 86 के बाद 26 से बढ़ाकर 31 2009 में, 31 से 34 2019 में। ठीक, आगे आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है कितना होता है? 3.5 लाख। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 होता है। सही है, 2,80,000 सही होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो 2,50,000 हो जाएगा। इसी तरह से हाई कोर्ट के उच्च मुख्य न्यायाधीश का जो है वेतन कितना होता है? 2,50,000, और अन्य न्यायाधीशों का होता है 2,25,000। ध्यान रखिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80 और अन्य न्यायाधीश 2.5। राज्य में यदि आएंगे, यानी हाई कोर्ट की बात करें तो मेन जो है यानी मुख्य को 2.5, और अन्य को कितना? 25,000 कम होता है, यानी 2,25,000 होता है। आगे आपको बताना है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का पेंशन जो है उसके अंतिम माह का कितना % मिलता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं या मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, तो उनको जो है अंतिम माह के जो है कितना पेंशन के रूप में कितना % वेतन मिलता है? आप सीधा सीधा जानते हैं, सब दिन से बोलते आ रहे हैं ना, जो मतलब जितना सैलरी रहता है उसका आधा आधी मिलता है, यानी 50% मिलता है। तो अंतिम माह का 50% जो है वेतन मिलते रहता है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, पेंशन, हाँ वही बात बता रहे, पेंशन क्या हुआ? पहले 50% पेंशन मिलता था ना, तो इन लोग के लिए अभी भी उतना ही है। इन लोग का पेंशन नहीं बंद हो सकता है। नहीं, आप जानते हैं संसद सदस्य की यदि बात करें ना, आप जानते जितने भी
आप जानते हैं जितने भी लोकसभा के, अरे कोई बात नहीं है, क्या कीजिएगा, ठीक है। जितने भी यानी संसद सदस्य का जो भी वेतन भत्ता होता है, यानी लोकसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के हो या राज्य विधानसभा के हो या विधान परिषद के हो, या चाहे किसी भी मंत्री का वेतन जो होता है वो संसद के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। और अपने लिए खुद को पैसा सब, उसमें तो सबको अपने चाहिए होती है, तो काहे अपना बंद करेंगे, ये बताइए, क्यों नहीं अपना बढ़ाएंगे। 1 लाख है, हाँ 1 लाख, पहले 50 था, 1 लाख। अब कोई बात नहीं है, क्या करिएगा, बहुत ज्यादा पैसा लगा के चुनाव भी जीता जाता है, ठीक है। चलिए, उसके कंपेयर में 1 लाख सैलरी कम पड़ जाता है। क्या हुआ, अरे उससे वो जो भी करता है, लेकिन जो वैध है उसी को ना हम देखते हैं, गवर्नमेंट तो उसी को देख रही है ना। चलिए आगे बताइएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो आता है सर्वोच्च न्यायालय का, इसके तहत जो है कुल कितने प्रकार का जो है प्रकरण आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं, तो 3 प्रकार का आता है। एक तो संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। कौन हो जाएगा, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, ये 3 प्रकार के जो है प्रकरण आते हैं, जो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और अगला आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। जो आप जानते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, जो किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत, और वो राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा उस चीज को मानने के लिए। अगर सही लगा तो मानेगा, नहीं लगा सही तो नहीं मानेगा, ठीक है। अगला बात यदि बात करते हैं, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, यानी पुनर्विचार, यानी सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार के लिए किसी मामले को रख सकता है या भेज सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 137, 137, 137 में जो है पुनर्विचार संबंधी जो क्षेत्राधिकार है, ये संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे बताना, अभिलेख न्यायालय तो अभी बताए ही थे, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129, 129 हो जाएगा, सही है। और मौलिक अधिकारों का रक्षक का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है, जो किस अनुच्छेद के तहत है, 32 दोनों का है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट मौलिक किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता हुआ अनुच्छेद 32 के पावर के तहत ना, और अगला जो है हाईकोर्ट करता हुआ अनुच्छेद 226 के तहत करता है, सही है। आगे आपको बताना, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है संविधान के निर्वाचन से संबंधित जो है मामला, कोई भी मामला सुनवाई करना हो, उसमें कम से कम कितने न्यायाधीश की होने की आवश्यकता है, तो कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। जो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 145 के 3 के तहत होता है, यानी कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। आगे आपको बताना है, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक उच्च न्यायालय का जो है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संसद जो है गठित कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत जो है कर सकता है। आगे बताना, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 हो जाएगा, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो जाएगा, सही है। देखिए कितने उच्च न्यायालय का जो है अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्य है, यानी 1 से अधिक है, यानी अधिकार 3 को हो जाएगा, 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र जो है 1 राज्य से अधिक है। आगे आपको बताना, केंद्र शासित प्रदेश जो है किस किस में उच्च न्यायालय अपना है, तो ये वही है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दिल्ली और जम्मू, लद्दाख में तो है नहीं, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर का जो है अपना उच्च न्यायालय है। आगे आपको बताना है, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक जो है मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो किस अनुच्छेद के तहत, चंडीगढ़ का अपना उच्च न्यायालय है, नहीं है, हम क्या बता रहे, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का सेम है, तो चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, तो किसका किसका हो जाएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सही है। आगे अभी पूछ रहे थे हम, अनुच्छेद 217 के तहत जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर होगा। इसका गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। आगे आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं में जो है क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए पहला नंबर। और इसके लिए जो है कम से कम उसे जो है उच्च न्यायालय में जो है कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहना पड़ता है? तो कम से कम 10 साल तक उसे अधिवक्ता के रूप में रहना पड़ता है। या कोई न न्यायिक पद धारण कर रहा हो, यानी कोई न्यायिक पद पे जो है 10 साल तक रह सका हो, वो बन सकता है। और आगे बताना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितना है? 6 और 62 62 हो जाएगा। उच्च न्यायालय, हम उच्च न्यायालय का बोल रहे हैं। 5 62 में होगा, 5 इसमें लेकिन दिया हुआ है नहीं 5, ठीक है। लेकिन 62 वर्ष सीधा देता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकतम आयु की यदि हम बात करते हैं तो वो 62 वर्ष होता है। और 65 प्रस्तावित है, 65 प्रस्तावित है। ये जो है यानी वर्ष में जो है नहीं देता, यानी उसका उम्र जो है अपना वो 62 जब हो जाएगा, या फिर 65 प्रस्तावित किया गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक है। 5 वर्ष, लेकिन 5 62 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 5 नहीं दिया हुआ है इसमें, 5 या 62 5 62 सही होगा। सुप्रीम कोर्ट में 6 65 होता है, हाई कोर्ट का 5 62 होता है। आगे आपको बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1862 में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। बम्बई का बताइएगा, एक दिन शायद याद करवाए थे ना आप लोग को, 3 करके याद करवाए थे ना। 3 को बताए थे 1862 में, कौन कौन? ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। 1862 में। 4 साल के बाद 1866 में हुआ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक तो है। 1866 में इलाहाबाद, 1866 में। इसके बाद 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का गठन हुआ, 1884 में। इसके बाद 1884 के बाद यदि हम आते हैं तो 1916 हो जाता है पटना उच्च न्यायालय, उससे पहले नहीं होगा कोई। 1916 पटना उच्च न्यायालय हो जाएगा। इसके बाद ओडिशा उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ 1948 में हुआ, ओडिशा उच्च न्यायालय का गठन। और इसके साथ साथ जो है गुवाहाटी का भी 1948 में हुआ है। राजस्थान का 1950 में हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? 1950 में। और राजस्थान के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश का 56 में। और मध्य प्रदेश के साथ साथ केरल भी, मध्य प्रदेश और केरल 1956 हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का देता है 57 में, सही है, 57 में। और इसके बाद जो गुजरात का उच्च न्यायालय का गठन जो 1960 में। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा जो है ये सभी जो है 66 हो जाएगा, 1966 में। हाँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये सभी का जो है 1966 में। और हिमाचल प्रदेश का गठन भी 1971 में हुआ था। और इसके उच्च न्यायालय का स्थापना भी 71 में हुआ है। और हिमाचल के बाद जो है सिक्किम का गठन कब हुआ? 75 में। और सिक्किम के बाद 3 उच्च न्यायालय, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। MMT 2000 सीधा 2000 होगा, ठीक है। यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 2013 हो जाएगा। और इससे पहले झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000। फिर इसके बाद आता है 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और अंत में बनता है तेलंगाना 2019 और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2019, ठीक है। बताना है आपको आंध्र प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? अमरावती हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा, सही है। पहले से बना हुआ था, लेकिन तेलंगाना राज्य का निर्माण तो 2 जून 2014 को हुआ। लेकिन 19 में जो दोनों का अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। उस समय तक एक ही साथ था, उस समय तक एक ही साथ था। 2019 के बाद ना दोनों का अलग अलग उच्च न्यायालय हुआ है, तब तक तो सब कुछ एक ही था। आगे आपको बताना है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई उल्लेख है या नहीं? तो भारतीय संविधान में जो है राज्यपाल के पद से हटाने के लिए कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा को जो है विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। राज्यसभा, ये जो है राज्यपाल जो है विधानसभा के सदस्य चुने योग्य होने चाहिए, यानी तब जाके जो है ये चुने जा सकते हैं। आपको आगे बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, सही है। राज्यपाल का वेतन बताइएगा। 3.5 लाख हो जाएगा, सही है।
और राज्यपाल शपथ ग्रहण किसके सामने करता है? ठीक है, राज्यपाल जो है पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख जो है अपने पद की शपथ लेता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, हम वर्तमान की बात नहीं किया जा रहा है। पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने जो है सदस्यता की शपथ लेते हैं। ठीक है, लाइट करंट लाइट बताएगा। तो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह हो जाएंगे। यानी भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो है रणवीर सिंह हो जाएंगे। आगे आपको बताना है 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार का मनाया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है किस देश ने में जो है 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? गलत हो गया, बुरुंडी हो जाएगा, बुरुंडी। और बुरुंडी की राजधानी बताना है आपको, बुजुम्बरा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बुरुंडी की राजधानी क्या होगा? बुजुम्बरा हो जाएगा। ठीक है, और बुरुंडी में जो है पहली बार यानी 30 साल के बाद जो है पहली बार पोलियो के मामला जो है दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे आपको बताना है किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? केरल के जो है हाँ, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया है? तो एमटी वासुदेवन नायर को किया गया। किनको किया गया है? एमटी वासुदेवन नायर को किया गया। सही है। आगे आपको बताना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो है घोषित किया है? यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का जो है घोषित किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? असम के द्वारा किया गया है। आगे बताना है 2023 में जो है जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस बताया किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो तपन सैकिया को किया गया है। तपन सैकिया को 2023 में ही है, 25 मार्च 2023 को ही है। ठीक है, और इससे पहले आपको बताया था केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेवन नायर को किया गया। आगे बताना एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हाँ, एबेल ये लुइस कैफरेली को किया गया है। लुइस कैफरेली को किया गया है। और आपको बताना है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का नोबेल एबेल को ही कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना किस राज्य सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन नीति जारी की है जो कि 2023 में? तमिलनाडु हो जाएगा। बताना है सिनियाह द्वीप जो है किस देश में है? सिनियाह द्वीप जो है ये किस देश में स्थित है? तो सिनियाह द्वीप जो है यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। आगे आपको बताना है किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? सुन लीजिए ध्यान से, किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया होगा। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो ये सऊदी अरब बना है। कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? वो बना है सऊदी अरब। आगे आपको बताना है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएई रहा है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। क्या हुआ? छोड़ देते हैं, अब रुकिए ना।
बताइएगा किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान किया है। यानी सेती नदी जल विद्युत परियोजना कहाँ का होगा? पहला नंबर तो दो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो है NHPC लिमिटेड को जो है सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान किया है कौन सा देश? तो नेपाल किया है। और सेती नदी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, यानी सेती नदी जल विद्युत परियोजना जो है नेपाल। आगे आपको बताना है इसरो ने कितने उपग्रहों को एक साथ जो है भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? 36 हो जाएगा, 36। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 बताना है। आलिया मीर को मिला है। आगे बताना है किसने बेंगलुरु में भगवान वासुदेवेश्वर और नाद प्रभु कैंप गोरा की मूर्तियां का अनावरण किया है? अमित शाह के द्वारा। बताना है आपको सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन होगा। बताना है NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किस राज्य को? आगे लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है किस राज्य को? तपोवन समझिए ना कहाँ होगा? असम में है, ठीक है, यानी असम हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा नंबर नहीं, क्लास दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, करवा रहे हैं। आप नहीं टेंशन लीजिए ना। बताइएगा वर्तमान में जो अमेरिका के क्या राष्ट्रपति हैं? नाम बताइए। जो बाइडेन, सही है, जो बाइडेन। और जो बाइडेन क्या 47वां होगा 46वां होगा? 46 होगा। जो बाइडेन 46 हो जाएगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति 49 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उपराष्ट्रपति है कौन अमेरिका का पहले ही बताइए? कमला हैरिस हो जाएंगे, कमला हैरिस इसमें दिया होगा भी, ठीक है। एक बार लेकिन देख लीजिएगा 49 है कि 50 है, क्योंकि RBI का गवर्नर के अकॉर्डिंग बराबर चल रहा था वहां, ठीक है। आगे बताइएगा तब तक जो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक। और ये क्या में है? 57वां है, ठीक है, 57वां है। आगे आपको बताना है भारत के लोकपाल वर्तमान में कौन है? PK मोहंती हो जाएगा, प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएंगे, सही है। आगे बताइएगा पर्पल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? पर्पल उत्सव गोवा हो जाएगा। साओ जोआबो उत्सव सितंबर। चलिए बताइए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को बिरसल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस के लेखक बताइएगा। विशाख दत्त हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया था। आपको बताना है गौतम बुद्ध को जो है भगवान की उपाधि जो है यानी भगवान का दर्जा जो है किसके काल में दिया गया था? तो कनिष्क के काल में ही दिया गया था। और कनिष्क के काल में कैमी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ में हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और उपाध्यक्ष यानी एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी थे, वो चौथी बौद्ध संगीति जिसमें कौन उपाध्यक्ष थे? अश्वघोष थे। और अश्वघोष के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक बुद्ध चरित के लेखक कौन होंगे? अश्वघोष हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है पोहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल ग्रंथ में मिलता है? कोवलन और कन्नगी है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी का जो है प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलता है। जो किस ग्रंथ में मिलता है? तो शिल्पाधिकारम में मिलता है। शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम जो है ये किस भाषा का ग्रंथ है? ये तमिल का ग्रंथ है, तमिल भाषा का ग्रंथ है और तमिल महाकाव्य है। और शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है?
शिल्पाधिकारम के लेखक, तो आदि इलंगो हो जाएगा, यानी आदिगल इलंगो देता है, इलंगो आदिगल करके इलंगो आदिगल जो है शिल्पाधिकारम के लेखक हो जाएंगे। आगे आपको बताना है हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है किस वर्ष युद्ध हुआ था? 634 में हुआ था, जो किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। आगे आपको बताना गोलकुंडा के जो है मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल, ठीक है। आगे आपको बताना है कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्त मल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में जो है किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कृष्णदेव राय के द्वारा एक और किसका? तो जामवती कल्याणम का रचना जो है संस्कृत। क्या हुआ? पिछला महीना से क्वेश्चन क्लियर होता सिर्फ बॉइल हो रहा है, आप बोलेंगे कि दोनों को कंबाइन लिख लीजिएगा ना खुशी जी, क्या होगा? ठीक है, क्या हुआ? टाइम थोड़ा सा ये जो है ना ड्यूटी भी कर रहा होता है जॉब के दौरान है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, दीजिए ना बाकी लोग को, ठीक है। अब बाकी इनका ये एग्जाम भी नहीं है बीपीएससी, ठीक है, तो मजबूरी में सोच रहे हैं कोई बैच नहीं है इस टाइम में, जिस कारण से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अभी बिहार एसएससी ने ज्वाइन किए शायद, क्या हुआ? हम बोले बिहार एसएससी ज्वाइन किया कि गुरु रेलवे में ही है? रेलवे में है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग हैं, बाकी लोग कर लेंगे, इतना लोग हैं थोड़ी नहीं हो पाएगा। तो गाड़ी पे बिहार सरकार का है लिखवा लिए। क्या हुआ? अच्छा भैया, ठीक। आगे बताइएगा कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के संरक्षण में हुआ था? ठीक है, नरसिंह प्रथम, यानी नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार हो जाएगा, सही है, त्रिभुजाकार है। आगे बताना संगम काल में जो है और रार किन्हें कहा जाता था? संगम काल में और रार किसे कहा जाता था? जासूसों को कहा जाता था, सही है, जासूस को और रार कहा जाता था। क्या हुआ? कोई नहीं लिखना चाहे, इनको दीजिए ना इधर, ठीक है। क्या है, क्या होगा? आप कोशिश कर, उसको बंद करिए तो।